Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with KYC ML lecture. So in today's lecture we will cover customer identification procedure and risk management. So this is chapter number 2 KYC. Okay. So what we will cover in this chapter? So before starting this lecture, just a small information for all of you. If you are preparing for any IBF certification exam, then please download our app, Geeky Bankers app. So here you will get everything so that you will pass the examination in very first attempt, the certification exam. So here what we provide chapter wise video lectures, MCQ, previous year questions, important questions, video mocks, everything. And if you have any query or suggestion, then you can just drop a message over this number. This is our WhatsApp number. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, ये सब तो है ही है, हम लोग देखेंगे क्या कि डेफिनेशन ऑफ केवाईसी. ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ केवाईसी देखेंगे. ठीक है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे. ठीक है, बेनिफिशियल ऑनर्स का क्या डेफिनेशन है, और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है बेनिफिशियल ऑनर में से कि पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कितना स्टेक रहेगा तो वो बेनिफिशियल ऑनर होगा. कंपनी के केस में कितना होगा, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को देखेंगे, कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन को देखेंगे. और जब हम रिस्क कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन को देखेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट रिस्क कैटेगराइजेशन भी देखेंगे. जैसे CCOD किस टाइप के रिस्क में आता है, होम लोन किस टाइप के रिस्क में आता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमर ड्यू डिलीजेंस. ठीक है ना, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस उसको देखेंगे, CDD प्रोसीजर्स. ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन. ठीक है ना, पेरियोडिसिटी ऑफ KYC अपडेशन. जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हाई के केस में 2 साल, मीडियम के केस में 8 साल और लो के केस में 10 साल. यही है ना क्वांटम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने दिनों बाद उनका अपडेट होगा. तो ये सब हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे. और फिर लास्ट में जो है हम लोग 20 to 30 जो है वो MCQs भी देखेंगे. ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. देखिए, सबसे पहले है क्या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन. अब एक बात बताओ आप कि कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है. मान लीजिए हम लोग हमेशा बोलते हैं KYC KYC KYC. व्हाट इज़ KYC? KYC क्या है? नो योर कस्टमर. आजकल तो नो योर एम्प्लॉय भी चलता है. आपके HRMS में जो है वो एम्प्लॉय का सब कुछ रहता है स्टोर उधर. ठीक है, वो अलग है, उसको इसमें नहीं मिलाएंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा था. चलिए, तो KYC के बारे में जब भी हम बात करते हैं कि नो योर कस्टमर, तो कस्टमर के बारे में इनोट पता होना चाहिए. अब है क्या कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. देखिए, इम्पोर्टेंट क्यों है कि मान लीजिए कि एक टेररिस्ट हमारे ब्रांच में आकर के अकाउंट ओपन कर ले. ठीक है, और कल के टाइम में पता चले कि वो पाकिस्तान से पैसा मंगाता था, चाइना से पैसा आता था, और वो यहाँ पे स्पाई का काम कर रहा था, स्लीपर सेल में पैसे वो डाल रहा था, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था, या कुछ भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में जो है वो इंगेज रहा है. तो ऐसा हो सकता है ना. तो इसलिए क्या है कि जब भी मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको पहचानना ज़रूरी है. अब उसको पहचानने का क्या मतलब है? पहचानने का ये मतलब है कि हम जिसके साथ डील कर रहे हैं, बैंक जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो ट्रस्टवर्दी है, रियल है, फेक नहीं है. फेक मतलब अब तो KYC के बाद बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले के टाइम में होता था ना, इसका आधार वो ले लिया, फोटो इधर उधर करके, और पेंशन जो है वो किसी और का किसी और के खाते में जा रहा है इंटेंशनली. ठीक है, एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड वेरीफाई देयर डिटेल. तो मान लीजिए जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज के टाइम में कस्टमर
बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो एकदम लॉन्ग चलता है, एक तरीके का रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा के लिए, परपेचुअल टाइप का हम लोग बोलते हैं, हमेशा के लिए, जब तक कस्टमर जिंदा रहेगा चलता रहेगा रिलेशनशिप। तो यदि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो उसको जानना जरूरी है कि नहीं है, जानना जरूरी है ना कि भाई कौन है, क्या करता है ना। तो कस्टमर के केस में भी क्या है कि भाई कौन है, रियल है, ह्यूमन है, नहीं है, ठीक है, क्या उसका इनकम का सोर्सेज क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। रूल्स और गाइडलाइंस इसे क्या है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये तो समझ में आ गया। रूल्स और गाइडलाइंस क्या बोलता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FATF, ठीक है, तो FATF का क्या मतलब होता है आप लोग जानते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ना, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। एंड लोकल लॉज लाइक द PML, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PML एक्ट प्रोवाइड रूल्स फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और ड्यू डिलीजेंस के लिए जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी रूल है, और हमारा जो लोकल जैसे PML एक्ट है ना अपना, तो उसका भी जो है वो रूल है, ठीक है। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन तो समझ में आ गया कि ये क्यों जरूरी है, और रूल्स और गाइडलाइंस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को लेके क्या है, तो जो FATF है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी कुछ रूल दिया हुआ है, और हमारा जो लोकल लॉज है, PML एक्ट है, तो वहाँ पर भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और ड्यू डिलीजेंस के लिए पैरामीटर्स दिया गया है कि किस किस पैरामीटर पे आप उसको चेक करोगे। जैसे हम मान लीजिए अकाउंट खोलते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ आप लेते हो कि भाई वो है कौन, कौन है इसके बारे में आप बताते हो, और एड्रेस मतलब कहाँ का है, कहाँ घर है उसका, कहाँ रहता है, तो एक हम वो लेते हैं। तो दोनों के लिए आप लेते हो, और वो कहाँ से गाइड होता है, तो हमारे लोकल लॉज से गाइड होता है वो, ठीक है। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ KYC, तो डेफिनेशन ऑफ KYC में सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है। देखिए, ए कस्टमर इज एनीवन इन अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विद अ बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जब भी मान लीजिए कि एक बैंक और किसी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ये जो इन्वॉल्व है, जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में बैंक के साथ और दूसरा जो भी कोई पार्टी है इन्वॉल्व है, तो वो हमारा कस्टमर हो गया, ठीक है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द पर्सन डायरेक्टली डीलिंग विद द बैंक बट ऑल्सो दोज हु बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो तो है ही है, लेकिन मान लीजिए कि कंपनी के बिहाफ में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए कोई मतलब कर रहा है, ठीक है, तो वो भी है, वो हमारा कस्टमर ही है, जिसके बिहाफ में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, या जो वो बेनिफिशियरी है उसका, जो उस ट्रांजेक्शन से बेनिफिट जिसको मिलेगा, तो वो हमारा कस्टमर है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ समवन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी और बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, बोथ द पर्सन एंड द कंपनी आर कंसिडर्ड एज कस्टमर। यदि किसी कंपनी के बिहाफ में कोई एक्ट करके ट्रांजेक्शन कर रहा है, किसी आदमी के बदले में कोई आकर के ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो भी हमारा कस्टमर ही है। अब क्या कि पर्सन, जैसे ऊपर हम बोल रहे हैं ना, पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, बिहाफ ऑफ अ पर्सन। अब पर्सन कौन है, तो पर्सन कौन हो सकता है कि एक इंडिविजुअल हो सकता है, ए फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड HUF का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बिहाफ में यदि कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक कंपनी, ए पार्टनरशिप फर्म, एन एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, SHG वगैरह, ठीक है, और एनी लीगल एंटिटी, ट्रस्ट और NGO, जो भी रजिस्ट्रेशन जिसका भी इंडिया में है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कोई ग्रुप यदि बन रहा है, लीगल एंटिटी बन रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज अ पर्सन। तो हु कैन बी अ पर्सन, तो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ ग्रुप, लीगल एंटिटी, ठीक है। अब आता है क्या कि बेनिफिशियल ऑनर क्या है। देखिए, बेनिफिशियल ऑनर क्या है, सिंपल क्या है कि बेनिफिशियल ऑनर क्या होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो किसी बिजनेस को कंट्रोल या ऑन करता है, या जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, इवन इफ द ट्रांजेक्शन इज डन इन द नेम ऑफ अ कंपनी और एंटिटी। एक कंपनी ए के लिए यदि बी, कंपनी ए के लिए एक्स यदि ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, यदि एक्स ए को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसका बेनिफिशियल ऑनर हो जाएगा, ठीक है। बेनिफिशियल ऑनर में से हमेशा एक क्वेश्चन यही आता है, वो जो परसेंटेज वाला है ना, वो जरूर आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे।
अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो बैंक्स नीड टू नो हु द रियल पीपल बिहाइंड ट्रांजेक्शन आर टू प्रिवेंट इलीगल एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। अब मान लीजिए यदि कंपनी के बिहाफ में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम देखेंगे ना कि भाई कि कंपनी का ऑनरशिप किसके पास है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास है, ऑनरशिप किसके पास है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल ऑनर जो है उसको जानना जरूरी है। बेनिफिशियल ऑनर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अवॉइड मनी लॉन्ड्रिंग और एनीथिंग, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका रियल ऑनर कौन है। हाउ इट इज डिटरमाइंड, द बेनिफिशियल ऑनर इज समवन हु ऑन्स मोर देन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के केस में 25% है। कंट्रोल्स द कंपनी, ठीक है, अपॉइंट्स डायरेक्टर और मेक डिसीजन, जो कंपनी को कंट्रोल करता है। तीसरा, जिसको कंपनी के प्रॉफिट से फायदा है, तो वही तीनों जो है वो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल ऑनर या बेनिफिशियरी उस कंपनी का। अब आइए की पॉइंट अबाउट बेनिफिशियल ऑनर क्या क्या है, तो नेचुरल पर्सन ओनली। अब देखिए, ए बेनिफिशियल ऑनर मस्ट बी अ रियल पर्सन, नॉट अ कंपनी और एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बात बताइए कि जैसे गूगल है, ठीक है ना, गूगल का कोई डायरेक्ट कंपनी किसी आदमी का नहीं है, तो इसका ना एक पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट INC करके कुछ है ना, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट का तो मान लीजिए कोई ना कोई ऑनर होगा ना, कोई नेचुरल पर्सन कोई ना कोई होगा ना। मान लीजिए कि पिचाई साहब है, सुंदर पिचाई, वो है नहीं, मान लीजिए शायद सरगेई ब्रिन और लैरी पेज, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, गूगल का ऑनर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो तो शायद मैं किसी और चीज़ का नाम ले लिया। तो जैसे मान लीजिए पिचाई साहब है, ठीक है ना, तो आप एक चीज़ देखो कि कहीं ना कहीं यदि चेन भी होगा कि ये मान लीजिए ए का मालिक बी का मालिक सी, मतलब बी ए को ऑन कर रहा है, सी बी को ऑन कर रहा है, डी, कहीं ना कहीं जाके ये जब ब्रेक होगा ना तो नेचुरल पर्सन होगा ऊपर में बैठा हुआ। जैसे गूगल का जो ऑनर कंपनी है वो कौन, अल्फ़ाबेट है, पेरेंट कंपनी बोलते हैं। और लेकिन अल्फ़ाबेट का तो कोई ना कोई ऑनर है ना, तो कोई ना कोई तो ऑनर होगा ही होगा। तो बता रहा है क्या कि बेनिफिशियल ऑनर के बारे में बता रहा है क्या कि बेनिफिशियल ऑनर जो होगा वो हमेशा एक रियल पर्सन होगा, कंपनी नहीं हो सकता है, एंटिटी नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, एक रियल पर्सन होगा। चेन ऑनरशिप, इफ अनदर कंपनी ऑन्स अ कंपनी, बैंक मस्ट ट्रेस ऑनरशिप अंटिल दे फाइंड द रियल पर्सन, जो मैं अभी बता रहा था आपको इस वाले केस में, जो अभी बताया ना, गूगल का अल्फ़ाबेट का ये मालिक पिचाई, मान लीजिए पिचाई नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए। तो यही कि आप चेन को तब तक, चेन के लास्ट तक जाओगे जब तक एक नेचुरल पर्सन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो चेन ऑनरशिप हो गया, नेचुरल पर्सन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इन केस वेयर ऑनरशिप इज टू कॉम्प्लिकेटेड, द सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल, एग्जाम्पल CEO, इज ट्रीटेड एज द बेनिफिशियल ऑनर। तो एक ये भी है, यदि किसी कंपनी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, वो ये शेयर ऑन कर रहा है, ये उसका कर रहा है, ये उसका कर रहा है, ऐसा करके यदि कुछ हो, चेनिंग लंबा खींच रहा है, तो जो सीनियर मैनेजिंग पर्सनल है, ठीक है, सीनियर लेवल पे जो मैनेजिंग का बंदा है, जैसे CEO हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ही विल बी ट्रीटेड एज बेनिफिशियल ऑनर। ठीक है, तो एक चीज़ अभी हो सकता है कि एग्जाम में आए कि बेनिफिशियल ऑनर से रिलेटेड, लेकिन बेनिफिशियल ऑनर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक ये देख लीजिए, ये वाला एकदम बीबी है, ये बीबी है एकदम। इसी चारों में हम लोग देखेंगे, देखिए कंपनी यदि है और उसमें यदि 25% से ज़्यादा ऑनरशिप किसी के पास है, तो ही विल बी देन इज द बेनिफिशियल ऑनर। ठीक है, बेनिफिशियल ऑनर। यही पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होता है, 15% से ज़्यादा हो तो, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो ग्रेटर देन 50, और ट्रस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कंपनी के केस में ग्रेटर देन 25 और पार्टनरशिप, अनइनकॉर्पोरेटेड और ट्रस्ट, तीनों के केस में ग्रेटर देन 15 है। लेकिन ट्रस्ट एक है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन दोनों में 15% ही होता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा, एक दो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो है वो आएगा। ठीक है, तो हमारा बेनिफिशियरी वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले देखे कि भाई आइडेंटिफिकेशन कस्टमर का क्यों ज़रूरी है, फिर कस्टमर का डेफिनेशन देख लिए, पर्सन का डेफिनेशन देख लिए, बेनिफिशियल ऑनर को पढ़ लिए। ये तीन हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट प्रोसीजर क्या है, देखिए
आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट प्रोसीजर का क्या मतलब है कि जो भी कस्टमर जिसके साथ बैंक डील कर रहा है ना, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल यही है, कैसे हम करेंगे। तो देखिए दो चीज़ है। द मेन गोल ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज टू, मेन गोल जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का है वो क्या है, तो सबसे पहले कि वेरीफाई द कस्टमर्स आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स एक्टिविटीज। पहले कि भाई कस्टमर जो है वो कौन है, दूसरा वो क्या करता है, दो ही चीज़ जानना है, भाई कौन हो तुम, क्या करते हो, खत्म। तो वेरीफाई द कस्टमर्स आइडेंटिटी में क्या है, इंश्योर द कस्टमर इज जेन्यून एंड नॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फिनेंसिंग। तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना होगा कि भाई कस्टमर जेन्यून है, इंडिया का नागरिक है, और वो कैसा ऐसा वैसा एक्टिविटी में, टेररिस्ट फिनेंसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है। अंडरस्टैंड द कस्टमर्स एक्टिविटी, नो द पर्पस ऑफ बैंकिंग रिलेशनशिप एंड द नेचर ऑफ कस्टमर्स ट्रांजेक्शन। जैसे आता है तो हम लोग पूछते हैं ना भाई, आजकल तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही लिखा रहता है ना कि अपना आप प्रोफेशन डाल दीजिए, भाई क्या प्रोफेशन है आपका, प्रोफेशन होता है, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट सेट होता है अकाउंट का, कि मान लीजिए कि यदि कोई आदमी बोलता है कि मैं ना डेली वर्कर हूँ, तो अब डेली वर्कर मान लीजिए एक दिन में कितना कमाएगा, बहुत कमाएगा तो 1000 रुपया कमाएगा, अच्छा चलिए 3000 कमा लेगा, उससे ज़्यादा नहीं कमाएगा। लेकिन अब उसके अकाउंट में हम देख रहे हैं कि 10 लाख हर महीना आ रहा है, तो अब हम थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए उसके अकाउंट में जो सेट करेंगे, सिंपली होता क्या है, हर बैंक का थ्रेशोल्ड लिमिट का अलग अलग होता है। कोई बैंक 20% अलाउ करता है, 20 टाइम्स जो उसका इनकम है उसका 20 टाइम्स तक, कोई 40 टाइम्स करता है, ठीक है। अब तो थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए उसके अकाउंट में सेट कर दिए अकाउंट ओपनिंग के टाइम में ही। अब मान लीजिए कि जब अब देखेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट को हमेशा क्रॉस कर रहा है, तो फिर तो एक बार थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दे तो कंपनी, मतलब कंपनी बोलते हैं, बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अपने आप ही उसको सस्पिशियस लिस्ट में डालता रहेगा, ठीक है, उसको उसका जो रिस्क कैटेगरी है वो भी चेंज करेगा, ठीक है। चलिए ये समझाने के लिए था। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का जो मेन गोल है वो है कस्टमर आइडेंटिटी को वेरीफाई करना और कस्टमर एक्टिविटीज को समझना कि कस्टमर कौन है और क्या करता है, दो चीज़ समझना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि की स्टेप इन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या स्टेप होता है। देखिए सबसे पहले है क्या, आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द कस्टमर, गैदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द बैंकिंग रिलेशनशिप। ये तीन चीज़ हमको जो है वो पता लगाना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द कस्टमर में क्या है कि कलेक्ट एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट्स, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी OBD होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या है कि यदि मान लीजिए कि रियल पर्सन, मान लीजिए कि किसी कंपनी का खोलना है या कुछ भी नॉन पर्सनल अकाउंट जो है, तो वहाँ पे देखेंगे कि बेनिफिशियल ऑनर कौन होगा। बेनिफिशियल ऑनर जो होगा तो फिर उसका KYC करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, गैदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, तो कलेक्ट इनफ डिटेल टू कंफर्म द कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंड देयर फिनेंशियल एक्टिविटीज। तो गैदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि कस्टमर के बारे में जहाँ जितना ज़्यादा हो कि भाई क्या एक्टिविटी करता है, कहाँ से पैसे कमा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ रहता है। आजकल बहुत सारा चीज़ होता है कि मान लीजिए फील्ड में जाके भी देख लेंगे ऐसा कुछ है। तो understand the banking relationship, to determine why the customer needs the banking service and what type of transaction they will conduct, कि मान लीजिए एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन करेगा, क्या काम है, बैंकिंग से क्यों जुड़ रहा है, तो ये सब करेंगे। तो की स्टेप जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में हुआ वो हुआ आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई कस्टमर, कस्टमर के बारे में गैदर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग द बैंक रिलेशनशिप, बैंकिंग रिलेशनशिप, कि बैंक के साथ क्यों रिलेशन में आना चाह रहा है वो बैंक के साथ, ठीक है, ये देखना होगा, ठीक है। वाई इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, तो दो चीज़ होता है, एक तो है रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि हमारा जो लोकल बॉडी है वो बताता है कि भाई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना ही करना है, ये सब करना है। दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग के पर्पज से, कि ऑल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि मान लीजिए कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे तब ना उसका रिकॉर्ड रहेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या होता है ना, आजकल हर बैंक जो है, मान लीजिए मैं ऐसे बता रहा हूँ हट के, कि इंस्टा अकाउंट खोलने देता है, ठीक है ना, VKYC से, VKYC
ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। आप किसी बैंक का डाउनलोड कर लीजिए ऐप, वीडियो KYC वाला ऐप, और उससे अपना अकाउंट खोल लीजिए, आधार से जुड़ा हुआ है, फटाफट हो जाएगा। क्या है कि बहुत बार ना ये अकाउंट सब मनी म्यूल के लिए यूज़ होता है। मनी म्यूल अकाउंट मतलब हुआ कहीं से वो पैसा लाया चोरी डकैती फ्रॉड करके, और आपके बैंक वाले में अकाउंट जो ओपन किया उसमें रख लिया। बाद में जब मान लीजिए 1930 पे कॉल गया साइबर क्राइम कॉन्टैक्ट सेंटर पे, तो आपको बोला कि ये बैंक अकाउंट में पैसा गया है, उसको डेबिट फ्रीज करो। तो जब पता है डेबिट फ्रीज होगा ना, तो हमेशा आप साइबर क्राइम यदि डील किए होगे आप लोग, तो दो चीज़ मांगता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मांगेगा, और दूसरा डेबिट फ्रीज करने के लिए बोलेगा, और कहाँ कहाँ पैसा गया है उसका बाइफर्केशन मांगेगा। यदि 1 लाख वो मनी म्यूल में लाया था और 1 लाख फिर वो भेज दिया होगा कहीं ना कहीं, तो मान लीजिए ATM का यूज़ किया, UPI का यूज़ किया, IMPS यूज़ किया, नेफ्ट किया, जितने ट्रांजेक्शन है सबका UTR और RRN ये सब मांगा जाएगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग मतलब है क्या कि कस्टमर के बारे में कुछ आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उसका डिटेल कहाँ से रखोगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन किस कारण से किया जाता है? 2 कारण से, एक रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग है। स्टेज ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब वो अकाउंट ओपनिंग करने आता है तब हम लोग उसका करते हैं आइडेंटिफिकेशन। यदि कोई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है ना, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया, अनयूजुअल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी किया, तब हम देखते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करता है। एक रीवेरिफिकेशन होता है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ डाउट अबाउट द कस्टमर्स आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग रीवेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्पेसिफिक सिनेरियो फॉर रीवेरिफिकेशन कब कब होता है? तो सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, सेलिंग बैंक प्रोडक्ट, ट्रांजेक्शन फॉर वॉक इन कस्टमर, यदि वो 50,000 से ऊपर कर रहा है तो उसका हम लोग करेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पे हमारा सस्पिशन ऑफ स्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन टू अवॉइड थ्रेशोल्ड। अब मान लीजिए किसी के अकाउंट में थ्रेशोल्ड है 2 लाख, मान लीजिए 2 लाख है, तो वो 40,000, 60,000 और 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाए, जिससे कि हम लोग मॉनिटरिंग में ना आ जाए, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। कस्टमर, पहले तो देखें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्यों चाहिए, फिर ये स्टेप्स क्या क्या है कि पहले आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द कस्टमर, गैदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उसका बैंकिंग रिलेशनशिप समझिए। वाई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, तो पहला है कि रेगुलेटरी चीज़ को पूरा करना है, दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग की, कल के दिन में कुछ होता है तो हमारे पास रहेगा सब कुछ। स्टेजेज ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि व्हेन ओपनिंग एन अकाउंट, ड्यूरिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रीवेरिफिकेशन, तीनों केस में होता है, ठीक है। अब क्या है कि केयर इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो है क्या कि जब मान लीजिए कि आप कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं ना इन्फॉर्मेशन उसे, तो उस टाइम में हमें जो है वो क्या क्या केयर जो है वो लेना चाहिए, ठीक है, कितना केयरफुल हमें रहना चाहिए। तो देखिए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, तो सर्टेन डिटेल्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल कस्टमर सच एज आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड पर्पस ऑफ द अकाउंट। तो जो बहुत ज़रूरी है वो तो सबसे लेंगे ही लेंगे। इनहेंस ड्यू डिलीजेंस फॉर हाई रिस्क एंड कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी रिक्वायर्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस डिटेल। तो इनहेंस ड्यू डिलीजेंस के केस में जो है जनरली इनहांस ड्यू डिलीजेंस जो है ना वो हाई रिस्क कस्टमर के केस में होता है, और उनके केस में यदि होता है तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस डिटेल, ये सब लेंगे। कस्टमर कंसेंट, एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी कलेक्टेड आफ्टर द अकाउंट इज ओपनड एंड विद द कस्टमर्स एक्सप्लिसिट कंटेंट। एक बार जब मान लीजिए उसका अकाउंट ओपन हो गया, मतलब आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, तो यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो तब आप उसे मांग सकते हो। तो ये था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के टाइम में हमें क्या क्या देखना है। तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिए, यदि हाई रिस्क है तो उसका इनहेंस ड्यू डिलीजेंस कीजिए, और यदि आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आपका कस्टमर बन गया तो फिर आप पूछ लीजिए उससे, ठीक है। अब है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है ना। देखिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ याद रखिए कि आइडेंटिटी, किसी कस्टमर का आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो रूल 9 है PML रूल्स का, PML एक्ट जो है ना उसका रूल 9 है, पहले तो ये याद रखना है रूल 9,
ठीक है, रूल 9 ये इज रिलेटेड है इससे, ठीक है। पर्पस क्या है, तो ओबीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर एज पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई गाइडलाइंस जो है और इंडिया का जो पीएमएलए एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी और एड्रेस प्रूफ के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन एक ना एक हमेशा आता है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या यूज होता है, और पता है ये ना आरबीआई के सर्कुलर जो मास्टर सर्कुलर 2016 वाला है ना, मैंने वहाँ से उठाया है इसको, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, तो पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड में प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड कि आपके पास है, जो EKYC से या बायोमेट्रिक से वेरीफाई करते हैं ना। अब मान लीजिए हम X जो है वो Y का आधार कार्ड लेके चला जाए, तो पहले X यदि Y का लेके जाएगा तो पहले इस्टेब्लिश करेगा ना कि X कि Y वाला आधार कार्ड उसका है, Y का नहीं है। तो इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो हम लोग करते हैं ना बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक आप जो बायोमेट्रिक डिवाइस पे ऑथेंटिकेट करके करते हो ना, तो वाया बायोमेट्रिक और दूसरा OTP के थ्रू, दोनों के थ्रू ये होता है। वोटर ID कार्ड तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड हो। जॉब कार्ड, नरेगा या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल यदि साइन किया है तो चलेगा। लेटर फ्रॉम द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस डिटेल। तो ये सब आप में से कोई सा भी लेके जाएंगे तो ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यूटिलिटी बिल्स, एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आप यूटिलिटी बिल्स ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड लाइन, पाइप गैस, वाटर बिल, लेकिन ये 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है। इस महीने का हो या पिछले महीने का हो, ठीक है। उससे ज़्यादा पुराना रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो यूटिलिटी बिल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड, इस समय से कोई हो तो आपका चल जाएगा। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, यदि आपके पास टैक्स रिसिप्ट है तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPOs, यदि पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स है आपके पास तो भी आपका काम हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है वो एड्रेस है कि नहीं है, ठीक है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स, ETC। अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन का यदि लेटर है आपके पास तो वो भी एड्रेस प्रूफ में काम हो जाएगा। तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए है और वो ऊपर वाला जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ठीक है। अब आइए स्पेशल केसेज वाइल डीलिंग विथ OBD, 3-4 केसेज हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए क्या है, चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम क्या है ना, कि मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है XYZ और आप यहाँ पे आके बता रहे हो कि मेरा नाम है AXYZ, तो यानी आपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में तो चेंज करवाया नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में चेंज कराया नहीं, तो PMLA एक्ट क्या बोलता है कि ठीक है, आप जो है वो नया वाला नाम से ही खोल दो और पुराना वाला डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यदि मैरिज सर्टिफिकेट है जहाँ पे नेम चेंज है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू है, आप वो ले सकते हैं, या कोई गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है उसका नाम चेंज को लेकर के तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अपडेटेड एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के केस में क्या है, द कस्टमर मस्ट सबमिट एन OBD विद द अपडेटेड विद इन 3 months। देखिए, यदि कोई ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट पे उसका रिसेंट एड्रेस नहीं है तो 3 महीना के अंदर उसको देना पड़ेगा एड्रेस को अपडेट करके, ठीक है। और यदि मान लीजिए आधार है, आधार में चेंज गलती से नहीं करा पाया तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेंगे कि भाई जो एड्रेस उस पर है वही तुम्हारा फाइनल एड्रेस है, ठीक है। फॉरेन नेशनल के लिए क्या है कि पासपोर्ट डजंट कंटेन द एड्रेस, यदि उसके पासपोर्ट में एड्रेस नहीं है तो 2 चीज़ लेना होगा कि जिस कंट्री का वो है, मान लीजिए USA का सिटीजन का नागरिक यहाँ आया खाता ओपन करवाने, तो उसको USA का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो वहाँ से अपना एक लेटर लेके आएगा, दूसरा यहाँ के US एम्बेसी से एक लेटर लेके आएगा, तब जाके उसका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेप्ट एन OBD, OBD को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो एक है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ले लिया, उसका साइन करा के हो गया। लेकिन पता है जब भी हम सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज लेते हैं
तो कस्टमर कैन सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ओबीडी, अटेस्ट करके देते हो ना आप साइन सुन करके। ए बैंक ऑफिशियल मस्ट वेरीफाई द कॉपी बाय कंपेयरिंग इट विद ओरिजिनल एंड रिकॉर्डिंग देयर नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। उसको जो है वो देखेगा, ठीक है, कि जो डिक्लेरेशन वाला दिया है और ओरिजिनल दिया है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या कि वैलिडेशन / वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जैसे पैन वेरिफिकेशन है, अब पैन तो NSDL करता है ना, वहाँ से इशू होता है। तो उसके साथ आजकल जो आप देखेंगे हर पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गया है कि कोई लोन ओरिजिनेटिंग सिस्टम यदि है तो वो उसमें पैन से है। CBS है तो CBS भी पैन से जुड़ा हुआ है। आप कहीं पे पैन जब डालोगे तो पहले की तरह जब मैनुअल चलता था आम इमली कुछ भी डाल दिया वो आप नहीं डाल पाओगे, वो बता देगा हाँ ये पैन जो है वो इसी का है, ठीक है, वो इसका है कि नहीं है वो आपको वहीं पे लिख के बता देगा, ठीक है। तो पैन वेरिफिकेशन हो गया। आधार वेरिफिकेशन, तो आधार नंबर मस्ट बी वेरीफाइड यूजिंग UIDAI ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। तो आजकल तो फट से OTP आ जाता है, अपना आधार डालेंगे OTP आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। तीसरा है डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर को भी डॉक्यूमेंट को हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पैन के केस में NSDL से इंटीग्रेट हो जाना चाहिए आपका। आधार वेरिफिकेशन केस में हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा कि UIDAI से करना पड़ेगा, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें OTP से करें बायोमेट्रिक से करें, लेकिन वेरीफाई कराना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर के केस में क्या है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर हम किसी डॉक्यूमेंट पे करते हैं तो उसको एक बार वेरीफाइड कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि E-KYC क्या है। देखिए E-KYC में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस एक बार कहानी सुन लीजिए क्या है। देखिए हर बैंक में जो है वो E-KYC से अकाउंट खुल रहा है आज के टाइम पे, है ना। और E-KYC से अकाउंट कैसे खुलता है, दो तरीका है। या मान लीजिए कि आपका कोई ऐप है जो V-KYC का करके यूज़ करके आप खोलते हैं तो वो E-KYC कंप्लाइंट माना जाएगा। दूसरा है क्या कि कस्टमर का बायोमेट्रिक या OTP लेकर के आप खोलते हैं E-KYC से, तो वो हो गया E-KYC अकाउंट। वो जो कस्टमर का OTP लेके खोलते हैं ना, ठीक है, या बायोमेट्रिक कस्टमर का लेकर के मतलब आधार का यूज़ करके जब आप मतलब E-KYC करते हो तो वो एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है एक्सेप्टेबिलिटी में E-KYC थ्रू UIDAI इज अ वैलिड प्रोसेस फॉर KYC वेरिफिकेशन। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय UIDAI नेम एज जेंडर फोटोग्राफी स्टेट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। और जब वो उसे फेच करके UIDAI के सर्वर से जो भी लाता है सबके CBS में इंटीग्रेटेड है, हर बैंक मतलब से इंटीग्रेटेड है। एक बार आप अपना अंगूठा टच करते हैं और इस पर जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, ठीक है, और या फिर आप OTP यदि आप बताते हो, जैसे आप बताएंगे एक बार वेरीफाई हुआ तो सारा इन्फॉर्मेशन उठ के UIDAI से आपके सिस्टम में आ जाता है। अब ये अलग बात है कि जब आप UIDAI का सर्विस यूज़ करते हो तो फिर उसका कंप्लाइंस होता है, जैसे AUA KUA ऑडिट होता है हर साल, हर बैंक को जो उसका लाइसेंस है AUA KUA लाइसेंस है तो उसको करवाना पड़ेगा आधार यूजर ऑथेंटिकेशन एजेंसी और KYC यूजर एजेंसी के लिए, ठीक है। प्रोसेस, द कस्टमर ऑथोराइज UIDAI टू रिलीज देयर इन्फॉर्मेशन टू द बैंक थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। एक बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाए तो आप कस्टमर का इन्फॉर्मेशन को रिलीज कर दीजिए। अल्टरनेटिव मोड्स, तो कंफर्मिंग आइडेंटिटी एंड एड्रेस थ्रू UIDAI ऑथेंटिकेशन सर्विस, प्रिंटिंग द E-आधार लेटर डायरेक्टली फ्रॉम द UIDAI पोर्टल ऐप। आजकल तो मैं आधार ऐप से भी हो जाता है। आपको अपना आधार यदि ये करना है तो OTP डालिए, मैं आधार ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। अब यदि वो आप प्लास्टिक वाला मंगाएंगे ना तो उसमें कुछ शायद है 50 रुपये क्या चार्ज है। अब क्या है कि बेसिक KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है, आधार नंबर या प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार विद और विदाउट ऑफलाइन वेरिफिकेशन, मतलब ये भी होना चाहिए कि आप ही का आधार है वो, और एनी अदर वैलिड OVD ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले सकते हैं, तो पेन और फॉर्म 60 ले सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं उसका, ठीक है। और फोटोग्राफ में पर्दा नसी वीमेन जो है बुर्का जो पहन के आते हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर ज्वाइंट अकाउंट में क्या है कि KYC डॉक्यूमेंट जो है सारे एप्लीकेंट का लिया जाएगा, ठीक है। और एड्रेस प्रूफ में हम थोड़ा सा उनको रिलैक्स दे सकते हैं, ठीक है, यदि वो क्लोज रिलेटिव है तो। फॉर माइनर अकाउंट में गार्जियन का जो है वो KYC डॉक्यूमेंट लगेगा और माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब जब माइनर एक बार मेजर हो जाएगा तो एडल्ट हो जाएगा, मेजर हो जाएगा
तो क्या करेंगे, उसका केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। फॉर जुडिशियल एंटिटीज में क्या हो जाएगा, नॉन इंडिविजुअल है तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एंटिटी, मतलब देखा जाएगा कि कौन है, उसके हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। नॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या है, तो ओनली वन ओबीडी इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, जैसे आधार आपका दोनों काम कर देगा, एड्रेस भी तो रहता है, आइडेंटिटी भी रहता है। OBD at customer level, if a customer uses multiple product and the same OBD can be used for all accounts and transaction. OBD at customer layer में क्या कि if a customer uses multiple product, the same OBD can be used for all account and transaction. यदि एक ही ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट से सारा हो जाएगा। अब मान लीजिए एक बैंक में गए, आपने करंट अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, FD ओपन कर लिया, सबके लिए केवाईसी अलग से थोड़ी ना करेंगे, एक बार हो गया। वैसे भी जो हमारा ये होता है आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो CIF का होता है हमेशा। एक कस्टमर का देखिए CIF होगा, उस CIF से 50 को प्रोडक्ट लिंक होता है, जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करना है। ठीक है, तो ओपनिंग न्यू अकाउंट और ट्रांसफरिंग अकाउंट, तो फॉर KYC कंप्लाइंट कस्टमर फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट और ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो उसके लिए जो है वो आपको फ्रेश KYC नहीं करना है। ठीक है, इफ आधार इज ऑन रिकॉर्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू एड्रेस इज सफिशिएंट, तो यदि पहले से ही हमने आधार लिया हुआ है, अकाउंट को ट्रांसफर भी करना चाह रहे हैं, तो बस हम सेल्फ ये ले लेंगे कि भाई ये जो है वो अपडेटेड इसमें आपका एड्रेस है। यूज ऑफ थर्ड पार्टी, देखिए बैंक के काम के लिए ना बहुत सारे कामों के लिए थर्ड पार्टी का हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिग्नेचर स्कैनिंग हो गया, या कोई भी KYC से कुछ खोलना है, या कुछ और भी काम कराना है। तो लेकिन क्या है कि जब भी हम ऐसा करते हैं ना, थर्ड पार्टी से काम करवाते हैं ना, तो हमेशा रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका होगा, तो बैंक का होगा, है ना। द थर्ड पार्टी मस्ट बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज, द थर्ड पार्टी मस्ट कंप्लाई विद ड्यू डिलीजेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल विद इन 3 days, की 3 days में हो जाना चाहिए, होता नहीं है लेकिन रूल है। द बैंक रिटेन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और KYC कंप्लाइंस, तो ये सब थर्ड पार्टी का जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में देना होगा। देखिए बैंक क्या होता है ना, अमूमन जो AMC है, ठीक है, वो दूसरे से ही लेता है हमेशा, कोई भी बैंक हो, तो उसके टाइम में भी जब हम मान लीजिए SLA एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सब डालते हैं ना, जो स्टैंडर्ड क्लॉज है इसमें से। ठीक है, अब रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर में क्या है कि हम रिस्क कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं कस्टमर का, तो देखिए जो मेरा रेगुलरली बोलते हैं, जो रेगुलेटरी लॉज हैं, ठीक है ना, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है रेगुलेटर के द्वारा जो भी लॉज हैं, जैसे रूल 9, ठीक है, सेक्शन 13 जो है PML का, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या है कि तो क्या है कि बैंक को क्या करना पड़ेगा कि असेस और मिटिगेट रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उसके लिए बैंक को जो है वो देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ AML CFT मेजर्स बाय कैटेगराइजिंग कस्टमर बेस्ड ऑन देयर रिस्क लेवल। देखिए की कंपोनेंट ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है, तो एक है इंटरप्राइज वाइड रिस्क असेसमेंट और दूसरा होता है कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। देखिए असेस रिस्क अक्रॉस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग क्लाइंट, कंट्रीज, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड डिलीवरी चैनल, और दूसरा क्या है कि क्लासीफाई कस्टमर इनटू रिस्क कैटेगरीज टू एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली, कि एक बार लो मीडियम हाई कर दिए, और मान के चलिए कि यदि हम ये रिस्क कैटेगराइजेशन नहीं करते यहाँ पे, तो क्या होता कि अभी लो है, तो लो में आप कितने दिन में करते हो, 10 साल में हम करते हैं KYC वेरिफिकेशन, मीडियम में 8 साल, हाई में 2 साल। अब यदि हम नहीं करते और बोलते हर 1 साल में सबको करना है, तो रिसोर्स वेस्ट ही ना होता, तो इसीलिए एक बार कैटेगराइजेशन हो जाता है तो काम आसान हो जाता है। अब देखिए कि फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ML और TF रिस्क, जो मनी लॉन्ड्रिंग और TF रिस्क होता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, क्या क्या होता है।
फॉलोइंग आर द रिस्क लेवल ऑफ कस्टमर, इन्फ्लुएंस द रिस्क लेवल ऑफ कस्टमर, किसी कस्टमर का रिस्क लेवल ऊपर नीचे कैसे होता है। तो सबसे पहले कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, बिजनेस टाइप क्या है, कितना ट्रांजेक्शन करता है। ज्योग्राफिक लोकेशन की भाई कहाँ से आ रहा है। आज के दिन में यदि जामताड़ा से कोई है, मेवात से कोई है, या जोधपुर साइड में एक नया पॉकेट आजकल डेवलप हो रहा है वहाँ से है, ठीक है, तो हम देखते हैं तो हम उसको रिस्क प्रोन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये भी देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट और सर्विस यूजेज की भाई वो क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा सर्विस हमारा यूज़ कर रहा है, ट्रांजेक्शन बिहेवियर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1-1 करोड़ देरी ट्रांसफ़र कर रहा है वो, और डिलीवरी चैनल्स वो जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए ब्रांच भी जाके करता है तो सेफ़ है, लेकिन यदि वो मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग पे ही ज़्यादा एक्टिव है तो फिर हाई रिस्क हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करता है एमएल और टीएफ रिस्क को। रिस्क कैटेगरीज तो पता ही है आप लोगों को, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले होता है लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में क्या हो गया कि सिंपल, लो रिस्क मतलब है जिसका रिसोर्सेज आपको नॉन है, कि भाई वो पैसा कहाँ से बना के ला रहा है, कहाँ से कमा के ला रहा है, वो हमारा लो रिस्क हो गया। जैसे हॉकर, प्लम्बर, पेंशनर, सैलरीड एम्प्लॉय, होम मेकर ऑफ लो एंड मीडियम इनकम फैमिली, यूएन प्रमोटेड एनजीओ, तो ये सब आता है लो रिस्क में। इसको देखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 आएगा। और इसमें क्वांटम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ जो केवाईसी है वो होता है 10 साल में एक बार, ठीक है। मीडियम रिस्क में क्या है, तो इसमें हो गया रियल एस्टेट एजेंट, रेस्टोरेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड मर्चेंट, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो ये सब होता है मीडियम रिस्क में आता है। यहाँ पर जो क्वांटम ऑफ केवाईसी का है वेरिफिकेशन का वो है एवरी 8 साल में, ठीक है, मीडियम का 8 साल में। हाई रिस्क का हर 2 साल में। हाई रिस्क में आता है जैसे डायमंड मर्चेंट, आर्म्स डीलर, रियल एस्टेट डेवलपर, कॉर्पोरेट प्रमोटर, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये सब आता है हाई रिस्क में, ठीक है। तो इसलिए इनका केवाईसी हर 2 साल में ही होता है, ठीक है। अब है क्या कि कस्टमर रिस्क का जो प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, पर्पस क्या है। देखिए सबसे पहले पर्पस तो यही है कि एमएल और टीएफ रिस्क एसोसिएटेड विथ इस कस्टमर की, एक कस्टमर के साथ कितना इसका रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिस्ट फिनेंसिंग का। की पैरामीटर यहाँ पे क्या क्या है, तो ऑक्यूपेशन, बिजनेस टाइप, ट्रांजेक्शन पैटर्न, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अकाउंट स्टेटस। ये हमारा जो है कस्टमर रिस्क प्रोफाइल जब हम करते हैं तो ये की पैरामीटर होता है। एडिशनल फैक्टर हो सकता है कि अकाउंट विंटेज, प्रेजेंस इन कॉजन लिस्ट है कि नहीं है, मीडिया रिपोर्ट उसके बारे में क्या लिखता है, तो ये सब है। अब क्या है कि रिस्क रेटिंग मॉडल जो है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले है कि हर कस्टमर प्रोफाइल को एक रिस्क स्कोर दे देना। पैरामीटर क्या क्या होता है रिस्क रेटिंग मॉडल में, तो जैसे साइज ऑफ कस्टमर बेस, टाइप ऑफ कस्टमर, बिजनेस एक्टिविटीज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, तो यही सब होता है, ठीक है। ऑटोमेशन, तो रिस्क रेटिंग कैन बी ऑटो जनरेटेड यूजिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कस्टमर प्रोफाइल कंटेंट्स, एक कस्टमर के प्रोफाइल में जो है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा और कुछ अपडेट आएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या कि नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा, ट्रांजेक्शन पैटर्न रहेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कि बिजनेस रिलेशनशिप, फिनेंशियल स्टेटस, टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस, ठीक है। रेगुलर अपडेट में प्रोफाइल मस्ट बी अपडेटेड पीरियडली बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगरी। एक क्वेश्चन और आता है, देखिए ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 2, 8, 10 हो गया है ना, कि लो, मीडियम और हाई, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितना क्विकली जो है एक रिस्क प्रोफाइल हमको करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, उससे कम नहीं। हर 6 महीने पे भी आप रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका मन होगा कि हम डेली रिस्क प्रोफाइलिंग करें या आप जो है वो हर 4 महीने पे करें, तो वो नहीं। आरबीआई बोलता है 6 मंथ। हाउ कस्टमर प्राइवेसी इज इंश्योर्ड। अब है क्या कि आज के टाइम पे मान लीजिए कस्टमर प्राइवेसी को जो है वो कैसे इंश्योर किया जाता है। अब जैसे आपको पता ही होगा कि डीपीडीपी एक्ट आ रहा है, और जो डेटा फ्यूडिशियरी है, डेटा फ्यूडिशियरी मतलब जैसे बैंक है, मतलब जो कस्टोडियन है ना, पैसा का कस्टोडियन जो है, मान लीजिए हम एक कस्टमर है तो हमारा डेटा फ्यूडिशियरी मेरा बैंक हो गया। तो जो डेटा फ्यूडिशियरी बैंक है ना, यदि वो मान लीजिए किसी भी कस्टमर का कोई इन्फॉर्मेशन यदि इधर उधर कर देता है, ठीक है,
तो उसके बैंक पे 250 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बैंक इधर उधर निकल जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर प्राइवेसी जो है वो हम उसको बैंक में कैसे इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि कॉन्फिडेंशियलिटी, तो बैंक मस्ट मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, एकदम ये होना भी चाहिए। डेटा कलेक्शन, तो ओनली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर केवाईसी एमएल पर्पस, तो जो जरूरी है केवाईसी एमएल के लिए वो है, जो और भी है तो जो जरूरी है उतना ही डेटा ले। कॉमर्शियल यूज, तो कस्टमर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट। आप कस्टमर का डेटा ले लिए और मार्केटिंग वाला कंपनी को भेज दिए कि भाई ये लो, इससे तुम करते रहो कि मोबाइल लेना है नहीं लेना है, हमारा लीजिए सिम, ये वो दुनिया भर का काम है। तो लेकिन कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए कभी यूज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट रिस्क कैटेगराइजेशन, अब क्या है देखिए, अभी तक तो हम लोग कस्टमर रिस्क देख रहे थे ना कैटेगराइजेशन, तो एक मतलब आदमी का हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे थे, एक कस्टमर का कर रहे थे, अब प्रोडक्ट का भी होता है। देखिए प्रोडक्ट में ना जो आपको देखना है, इस सबको भी हटा देते हैं। देखिए प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो बस ये पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेज क्या है कि लो रिस्क प्रोडक्ट क्या क्या है, तो टर्म लोन अगेंस्ट असेट एकदम सिक्योर्ड, कंज्यूमर लोन्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तीनों लो रिस्क है। मीडियम रिस्क में क्या है, तो नॉन रेसिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स एंड डिमांड लोन्स। हाई रिस्क कौन कौन सा है, तो जो सीसी लेके बैठा हुआ है, कैश क्रेडिट लेके बैठा है, प्रोजेक्ट लोन्स लेके बैठा है, डायमंड डॉलर अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या होता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट में आता है। तो ये जरूर देख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, लो रिस्क प्रोडक्ट, मीडियम रिस्क प्रोडक्ट और हाई रिस्क प्रोडक्ट, ठीक है, इसको देख लेना है एक बार, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, इंट्रोडक्शन टू कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या है। देखिए कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है हमारा कि सबसे पहले तो है कि establishing the identity of a customer is the first step in KYC. However, the ultimate goal of KYC is to conduct customer due diligence. और CDD में होता क्या है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या होता है, तो कलेक्ट एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिवली इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ कस्टमर, तो कस्टमर का आइडेंटिटी के लिए। दूसरा है क्या कि कस्टमर के एक्टिविटीज को जानना है, तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कस्टमर एक्टिविटीज एंड इंश्योर दे आर लेजिटिमेट, ठीक है। तो सीडी में कलेक्ट एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिवली इस्टेब्लिश द आइडेंटिफाई ऑफ अ कस्टमर, और दूसरा हो गया अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कस्टमर्स एक्टिविटीज। तो हम सीडीडी क्यों होता है, तो सीडीडी का दो ही रीजन है कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हम लोग क्यों करते हैं, हमारा बस इतना देखना है। देखिए कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हम लोग क्यों करते हैं, तो पहला है क्या कि कलेक्ट एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिवली एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ कस्टमर, दूसरा अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कस्टमर्स एक्टिविटी एंड इंश्योर दे आर लेजिटिमेट। ऐसा नहीं है कि मर्डर करके पैसा कमा रहा है और उसको हम ले लेंगे, नहीं, जो भी काम कर रहा हो एक लेजिटिमेट होना चाहिए वो, ठीक है। अब क्या है कि बियॉन्ड ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट सीडीडी रिक्वायर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन थ्रू मेथड सच एज फील्ड विजिट, इंक्वायरी कर ले नेबर से, और स्कैनिंग मीडिया रिपोर्ट, कि मीडिया रिपोर्ट में कोई लोगों का होता है कि ये लोग बैन हो गए हैं, तो मिलाएंगे, स्कैन करते रहेंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं छप रहा है उलट कुछ, ठीक है। उसके लिए एक इसमें से एक और क्वेश्चन आता है लेवल्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस, तो याद रखिए जो आपको याद रखना है। देखिए 3 लेवल्स है, एक है बेसिक और नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस और इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो हमेशा याद रखिए इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस जो है वो है हाई रिस्क कस्टमर के लिए, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस जो है वो है लो रिस्क कस्टमर के लिए, और बेसिक और नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस जो है वो है मीडियम रिस्क कस्टमर के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया मीडियम के लिए, सिंप्लीफाइड हो गया लोअर के लिए, और इनहेंस्ड हो गया हाई के लिए, ठीक है। ये याद रहेगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं मीडियम रिस्क के लिए, तो इसमें जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं क्या, ऑक्यूपेशन एक्टिविटी, एक्सपेक्टेड अकाउंट टर्नओवर, एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस,
ठीक है, एवरेज इनकम, टाइप ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड टू बी यूज, तो ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस इज फॉर लो कस्टमर, इनहेंस ड्यू डिलीजेंस फॉर हाई रिस्क कस्टमर, और बेसिक नॉर्मल जो है वो दिस इज फॉर मीडियम कस्टमर। ठीक है, अब देखिए जैसे इनहेंस्ड में क्या क्या लिया जाता है, तो कलेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कंडक्टिंग मीडिया रिसर्च, ये सब जो है वो इसमें होता है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ अ कस्टमर। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ अ कस्टमर मतलब ये हुआ कि यदि कोई गवर्नमेंट जो है कोई बैन का लिस्ट दिया या सैंक्शंस लिस्ट दे दिया, अलर्ट लिस्ट दे दिया, तो हमें देखना है कि भाई उस लिस्ट में हमारा नाम तो नहीं है, यानी हमारा नाम मतलब हमारे किसी कस्टमर का नाम जो है वो तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फील्ड वेरिफिकेशन। इसका पर्पस क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का ही पार्ट है। टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कस्टमर्स क्रेडेंशियल बियॉन्ड रिलाइंग ऑन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को छोड़ के भी अब जहां कोई काम करता है तो उसके बारे में वहां तो पता कर ही सकते हैं ना। अदर मेथड्स ऑफ सीडीडी में क्या है, तो इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन विद द कस्टमर, कलेक्टिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टेलीफोनिक इंक्वायरीज विद सोशल और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसा करके ये जो है हमारा एडिशनल टेक्निक्स जो है ऑडिट सीडीडी का, तो ये सब है। कस्टमर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये असर्टेन होंगे, ठीक है, कि बैंक मस्ट असर्टेन दैट द रीजन फॉर सच अरेंजमेंट एंड रिकॉर्ड देम। दूसरा क्या है, देखिए जब भी किसी के बिहाफ में कोई काम करता है ना, तो बैंक को एज ए बैंक आपको देखना पड़ेगा कि वो एक बार आ गया कोई नहीं, लेकिन यदि फ्रिक्वेंटली ऐसा कर रहा है वो, तो देखो कि भाई क्या रीज़न है, क्यों कस्टमर नहीं आ रहा है, उसके बदले में कोई और आ रहा है। ठीक है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इंश्योर लीगल अरेंजमेंट आर इन प्लेस फॉर इंडिविजुअल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर। यदि कोई आदमी मान लीजिए कि एक्स जो है वो वाई पुराना था, तो एक्स अभी काम करने लग गया। ठीक है, तो ये यदि मान लीजिए कि एक्स यदि वाई के बिहाफ में काम कर रहा है, तो एक्स के पास उसका एक तरीके से लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी के बिहाफ में यदि मान लीजिए ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, तो उसके पास एक लीगली बाइंड होना चाहिए, वो उसके पास राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ बैंक्स बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेस फाइनेंसिंग। भाई बैंक में ऐसा तो नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंसिडर्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट हमारा है, ड्राइविंग है, मोर देन 2 years ओल्ड नहीं चलेगा। यूटिलिटी बिल अभी पढ़ रहे थे ना हम लोग कि 2 महीना तक का ही होना चाहिए। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑनरशिप परसेंटेज फॉर डिटरमाइनिंग बेनिफिशियली ऑनर इन अ कंपनी, तो बेनिफिशियली ऑनर के लिए क्या था, 25% था, ग्रेटर देन 25%। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, इसमें से बेनिफिशियल ऑनर कौन है, तो क्या पढ़ा था बेनिफिशियल ऑनर में, क्या पढ़े थे हम लोग कि जिसको फायदा हो रहा है ट्रांजेक्शन से, है ना, तो वही बेनिफिशियल ऑनर है। तो मस्ट बी अ ज्यूरिडिकल पर्सन, must have ownership and control over a threshold value in an entity, must be senior managing officials in all cases and must be government official। ये सब जो है वो होना चाहिए, बेनिफिशियल ऑनर होना है तो मस्ट हैव ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर थ्रेशोल्ड वैल्यू इन एन एंटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क कस्टमर, तो एक तो डायमंड मर्चेंट वाला है, रियल एस्टेट बिजनेसमैन कोई है बोल दिया, तो अब यहाँ पर तो नहीं है, हाई रिस्क कस्टमर में वो सब भी आते हैं, ठीक है ना, तो डायमंड आ गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक केवाईसी हाई रिस्क, हाई रिस्क के लिए कितना है, हाई रिस्क तो हर 2 साल में, मीडियम है तो 8 साल और हाई लो है तो 10 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इम्पैक्टिंग ML और TF रिस्क, तो क्या है, तो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन हाँ, प्रोडक्ट रिस्क कैटेगराइजेशन हाँ, डिलीवरी चैनल ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन यस,
तो एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो उसे MLCFT को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मोड ऑफ एक्सेप्टिंग KYC डॉक्यूमेंट, तो इसमें से वैलिड मोड कौन है, तो फिजिकल मोड में भी आप ले सकते हैं और ई डॉक्यूमेंट के पेज में भी, तो ये हो जाएगा हमारा सी। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑनरशिप परसेंटेज डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में 15% होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क कस्टमर, तो रियल एस्टेट नहीं, पॉलिटिकल एक्सपोज नहीं, पेंशनर तो यस, डायमंड भी नहीं होता, तो पेंशनर है तो हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनहैंस ड्यू डिलीजेंस, तो इनहैंस ड्यू डिलीजेंस का मतलब एक ही है कि भाई स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर, कि जो हाई रिस्क कस्टमर है उस पर और ज़्यादा हमको कंट्रोल बना के जो है वो रखना पड़ेगा, तो टू अप्लाई स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, तो यूटिलिटी बिल्स जो है वो नॉट मोर देन 2 years, तो सही है। प्रॉपर्टी टैक्स सही है। पासपोर्ट नहीं होगा इंडिया में, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन, तो UIDAI का क्या काम है, तो भाई KYC सही से चलता रहे, उसका तो यही काम है, तो टू प्रोवाइड eKYC सर्विस इन इंडिया, मतलब टू प्रोवाइड KYC सर्विसेज फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। मिनिमम पीरियोडिसिटी ये मैं बताया था एक टाइम पे कि 6 महीना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो 2 8 10 ना है, तो मिनिमम पीरियोडिसिटी ये होना चाहिए। नहीं ये मैं क्या बोल 2 8 10 नहीं, नहीं ये तो क्वांटम वो है कितने ईयर में, रिस्क कैटेगराइजेशन के लिए है, ठीक है, कि 6 month में मिनिमम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में की एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे पहले है कि भाई कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर नहीं तो कौन है। अब क्या है कि ट्रस्ट के केस में क्या है, तो ट्रस्ट के केस में भी 15 ही है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर में कौन सा जो है वो एग्जाम्पल सही है, तो मीडियम रिस्क हमारा हो जाएगा कौन सा, रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। तो फॉलो एग्जाम मीडियम रिस्क कस्टमर में हमारा रियल एस्टेट एजेंट आता है। नेक्स्ट क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड वेरिफिकेशन इन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, तो फील्ड विजिट यदि कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं, मतलब एक इंडिपेंडेंटली उसको रिव्यू जाके कर लिए, ठीक है। टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी एंड एक्टिविटीज, ठीक है ना। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर कंट्रोलिंग ऑनरशिप, कंट्रोलिंग ऑनरशिप के केस में जो है इन अ कंपनी, तो कंपनी है तो 25% हो जाएगा, ग्रेटर देन 25%। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ऑनरशिप और इंटाइटलमेंट टू प्रॉपर्टी कैपिटल प्रॉपर्टी इन अनइनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड का 15% है। देखिए अनइनकॉर्पोरेटेड और पार्टनरशिप फर्म दोनों का 15 है, और कंपनी के केस में ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, तो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया है तो उनको ये देने का जरूरत नहीं पड़ता। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ऑनर इन एंटिटीज, तो सबसे पहले तो एक ही है, बेनिफिशियल ऑनर पता रहेगा तब ना, मान लीजिए कुछ भी इलीगल एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुआ तो उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्यों हम बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फिनेंसिंग, ठीक है। प्राइमरी पर्पस बेनिफिशियल ऑनर को मतलब पहचानने के लिए, क्यों मतलब पहचानना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्यों प्राइमरी पर्पस क्या है, तो सबसे प्राइमरी पर्पस है कि भाई जो टेररिस्ट फिनेंसिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो जो है वो रुक जाए। तो ये क्लास हमारा आज कंप्लीट होता है। अगेन यदि आपने हमारा पेड क्लास लिया है या कुछ भी आपको इश्यूज आता है तो आप इस नंबर पे बताएं। जो ऐप के अंदर ग्रुप बना हुआ है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं अटेंड करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट है तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड आवर यूट्यूब चैनल येट देन प्लीज ज्वाइन, ठीक है। दिस योर मोबाइल नंबर अगेन, ठीक है। थैंक यू।